नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेफड़े के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा चुका है ना। विंड पाइप क्या होता है, एपोग्लोटिस क्या होता है, फेरिंक्स क्या होती है, नोजल हेयर्स क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। और आज हम लोग को पढ़ना है रिस्पायरेटरी सिस्टम में फेफड़ा पढ़ना है, लंग्स के बारे में पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फेफड़े के बारे में। लंग्स, हिंदी में इसको बोलते हैं फेफड़ा या फुसफुस भी बोलते हैं, फुसफुस भी बोलते हैं, फुफ्फुस। इसको फेफड़ा या फुफ्फुस भी बोलते हैं। देखिए, यह मुख्य श्वसन अंग होता है। फेफड़ा जो होता है मानव का मुख्य श्वसन अंग होता है। इसको लिख लेंगे आप, मुख्य श्वसन अंग होता है। आगे देखिए, इसका रंग पूछता है, कभी कोई परीक्षाओं पूछता है कि जो लंग्स होते हैं फेफड़े का जो रंग होता है, कलर होता है, वो कैसा होता है। तो इसका जो रंग होता है वो गुलाबी कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, पिंक जिसको बोल सकते हैं, है ना। अब देखो, लंग्स के अध्ययन को, फेफड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं। प्रश्न आता है कि फेफड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो लिख लेना, फेफड़े के अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पुल्मोनोलॉजी। हिंदी में भी सेम नाम है, पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी बोलते हैं इसको। फेफड़े के अध्ययन को या लंग्स के अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी बोलते हैं। फेफड़े के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली लगी होती है ना, जिस फेफड़े की सुरक्षा के लिए फेफड़े के चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है, या फेफड़े के बाहर के साइड में, फेफड़े के बाहर में एक झिल्ली लगी होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्लूरा, प्लूरा बोलते हैं। फेफड़ा है, अभी उसका स्ट्रक्चर हम बना देंगे, आप समझ लेना। फेफड़े का फिर से समझ लो आप, उसका रंग कैसा होता है, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है लंग्स। फेफड़े का जो रंग होता है गुलाबी होता है। फेफड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पुल्मोनोलॉजी बोलते हैं। फेफड़े के बाहर चारों तरफ झिल्ली लगी होती है फेफड़े की सुरक्षा के लिए, जिसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। अब देखो, प्रश्न आता है कि दोनों फेफड़ों का वजन कितना होता है, क्योंकि शरीर में दो फेफड़े होते हैं। फेफड़ों का दोनों फेफड़ों का वजन कितना होता है? फेफड़ों का वजन तो आप लिख लेना कितना होता है, 1.3 kg होता है। दोनों फेफड़े का वजन कितना होता है? 1.3 kg होता है। आइए अब इसका स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझा देते हैं, आप यहाँ तक कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर इसका आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए हमारा क्या है, ये ट्रैकिया है या इसको विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया है या इसको विंड पाइप बोलते हैं। अब देखिए इसका जो विभाजन होता है, इसका विभाजन होता है, आप यहाँ पर लिख लेना इसको ट्रैकिया, क्योंकि हमने पढ़ाया था। ये ट्रैकिया है, विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप, या इसको आप लिख लेना ट्रैकिया। ट्रैकिया हिंदी में वायु नलिका बोलते हैं, वायु नलिका। अब देखिए फेफड़ा, आप दोनों देखिए कैसे इसको बनाते हैं हम। ये स्ट्रक्चर होता है फेफड़े का, है ना। ध्यान से देखिए। अब देखिए जो विंड पाइप है, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया का विभाजन हो जाता है। एक पाइप इस साइड चली जाती है, इसको डक्ट बोलते हैं, नलिका बोलते हैं।
और एक साइड इधर चली आती। तो देखिए जब इधर आएगी तो इससे क्या होते हैं, इस पाइप से यानी इस वायु नलिका से छोटे छोटे कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, है ना। देखिए इसका हम स्ट्रक्चर पूरा बना लेते हैं। चलिए देखिए चित्र बन गया है लंग्स का, है ना। ये लंग्स का है, फेफड़े का चित्र है। देखिए इसके बारे में क्या क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, आप उसको देख लीजिए। फिर से आप ध्यान से देखिएगा, ये विंड पाइप है या ट्रैकिया बोलते हैं। देखिए ये एयर है, ये हवा है, ये हवा आती है, ये विंड है, हवा। तो ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया का विभाजन दो भागों में होता है, क्योंकि फेफड़ा दो है तो दोनों साइड जाएगा, है ना। तो देखिए एक इस साइड विभाजन हुआ और एक इस साइड हुआ। तो देखिए ये जो विभाजन हुआ ट्रैकिया का, जो प्रथम विभाजन है, देखिए ट्रैकिया का प्रथम विभाजन एक साइड हुआ, एक साइड। तो प्रथम विभाजन को ब्रोनकॉई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोनकॉई बोलते हैं। ट्रैकिया का प्रथम विभाजन को ब्रोनकॉई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोनकॉई बोलते हैं। अब देखिए ये दोनों विभाजन हुआ तो ये बीच में गैप होता है, फेफड़े, दोनों फेफड़ों के बीच में आप देखेंगे तो गैप होता है। इस गैप वाले भाग को मीडिया स्टेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम बोलते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच का जो गैप वाला स्थान, इसको क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम बोलते हैं। हमने बताया कि फेफड़े की सुरक्षा के लिए दोनों फेफड़े को ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है ना, मेम्ब्रेन होता है, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बताइए? प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा। देखिए प्लूरा बोलते हैं इसको। हो गया। अब देखिए कि ये ब्रोनकाई दो भागों में बट गई। पहले तो ब्रोनकाई, इसका नाम तो क्या था? वायुनलिका था। अब ये क्या होगी? ब्रोनकाई। ब्रोनकाई का दो भाग में बट गई यहाँ पर। अब देखिए जब ये बट गई तो इससे क्या होते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? डक्ट होते हैं, नलिकाएं निकलती हैं। देखिए नलिकाएं निकलती हैं, और ये नलिकाएं क्या होती हैं? ये जा करके कोशिकाओं से कनेक्ट होती हैं। किससे होती है? देखिए इसको कोशिका बोलते हैं। इस वाले भाग, जो छोटा छोटा भाग दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कोशिका बोलते हैं, या एल्विलाई बोलते हैं। इसको इंग्लिश में एल्विलाई बोलते हैं। तो ये कोशिका से कनेक्ट होता है। तो आप याद रखना, है ना, ट्रैकिया का फर्स्ट डिवीजन ब्रोनकाई बोलते हैं, और ब्रोनकाई का फर्स्ट डिवीजन क्या बोलते हैं? ब्रोनकोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोनकोल्स बोलते हैं। ये इंग्लिश नेम है, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। फिर से देखिए ब्रोनकाई का विभाजन को क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्रोनकाई है तो ये कई भागों में बट गई, छोटे छोटे, देखिए कई भागों में बट गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोनकोल्स बोलते हैं, वायु कोष्ठ नलिका बोलते हैं, वायु कोष्ठ नलिका। अब ये जो छोटा छोटा भाग है तो हमने क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए एक नोच बना हुआ है, एक नोच बना है ये। तो यहाँ ये नोच एक खाली स्थान क्यों है? याद रखिए क्योंकि यहाँ पर हृदय होता है। ये क्या है? हृदय वाला भाग है, जिसको कार्डियक नोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच या हृदय गुहा। यहाँ पर क्या होता है? हृदय रहता है, दिल रहता है ना। आपको प्रश्न एक चीज और आता है परीक्षाओं में कि कौन सा लंग्स, कौन सा फेफड़ा, कौन सा फुसफुस बड़ा होता है और कौन सा फुसफुस छोटा होता है। तो देखिए दायां फेफड़ा जो होता है वो बड़ा होता है और बायां फेफड़ा छोटा होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। आपको कुछ हम पॉइंट लिखा दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित आप उसको देख लो, है ना, कैसे क्या है। डायफ्राम जो होता है ये करता क्या है कि दोनों फेफड़ों के बीच होता है। जो डायफ्राम होता है दोनों फेफड़ों को बीच होता है। ये छाती गुहा और क्या करता है? पेट जो गुहा है इनको अलग करता है। आप कुछ पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट आप लिख लो, फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, फर्स्ट डिवीजन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का प्रथम विभाजन यानी श्वास नलिका का प्रथम विभाजन, श्वास नलिका का प्रथम विभाजन को क्या बोलते हैं? अभी हमने बताया क्या? ब्रोनकॉई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोनकॉई बोलते हैं, ब्रोनकॉई बोलते हैं। ट्रैकिया की प्रथम विभाजन यानी वायु नलिका का प्रथम विभाजन को क्या बोलते हैं? वायु नलिका ये आई थी
तो ये 2 भागों में बट गई थी, तो इसको और इसको क्या बोलते हैं, तो ब्रोनकॉई बोलते हैं। फिर आगे देखिए, हाँ आगे देख लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि इसका भी विभाजन हुआ था, छोटे छोटे डक्ट में क्या हुआ था, ये बट गई थी। तो लिख लीजिएगा सेकेंड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, सेकेंड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रोनकॉई, फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रोनकाई, यानी ब्रोनकाई का प्रथम विभाजन। क्योंकि ये तो अब बट गया था ट्रेकिया इसमें, तो अब इसका भी तो विभाजन हुआ था। देखिए ये वाला विभाजन हुआ था, इसी से होकर के गया है इसमें। तो ब्रोनकाई का प्रथम विभाजन या सेकेंड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन। तो देखिए फिर से समझिए, ट्रेकिया का सेकेंड डिवीजन कहने का मतलब कि एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हुआ, तो ये फर्स्ट डिवीजन है ना। तो ये ट्रेकिया हो गया। तो अब ये इधर इस साइड आया, तो इससे क्या हुआ कि छोटे छोटे डक्ट निकले। तो वही बोला है कि सेकेंड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया का श्वास नलिका का द्वितीय विभाजन और ब्रोनकाई का प्रथम विभाजन को क्या बोलते हैं, तो ब्रोनकोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोनकोल्स बोलते हैं। लिख लो ना, वायुकोष्ठ नलिका बोलते हैं, वायुकोष्ठ नलिका बोलते हैं। अब देखिए इसके आगे देखिए, थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है। थर्ड डिवीजन ऑफ ट्रेकिया, सेकेंड डिवीजन ऑफ ब्रोनकॉई एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रोनकोल्स। अब क्या मैंने बोला था कि देखिए ये चीजें थी, तो यहाँ तक तो ये आया था। अब इसके बाद इसका भी विभाजन हुआ था, तो ये विभाजन हो गया, अब इसका भी विभाजन हो गया। तो अब इसको बोल रहा है कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसका विभाजन को हम क्या बोलते हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रोनकोल्स। तो इसको ब्रोनकोल्स बोलते थे हम लोग, क्योंकि छोटे छोटे डक्ट थे तो इनको ब्रोनकोल्स बोलते थे। अब बोलता है कि ब्रोनकोल्स के विभाजन को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं भाई, एल्विलाई बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं, जिसको हिंदी में कोपिका बोलते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, कोपिका बोलते हैं। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, कोपिका के बारे में, कोपिका को बारे में कुछ हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए हेडिंग करेंगे कोपिका या एल्विलाई, हेडिंग करेंगे एल्विलाई या कोपिका। एल्विलाई या कोपिका, हिंदी में लिखेंगे कोपिका। इसकी संरचना कैसी होती है, संरचना तो अंगूर की तरह होती है, अंगूर के जैसे होती है। इसकी संरचना कैसे होती है, अंगूर की जैसी होती है, और इसे ही फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। कोपिका को ही फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हो गया। अब देखिए पूछता है प्रश्न आपसे कि श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, श्वसन तंत्र की इकाई क्या है। तो श्वसन तंत्र की इकाई पूछे है ना, श्वसन तंत्र की यूनिट यदि पूछता है तो आप कोपिका बताओगे। क्या बताओगे, कोपिका, एल्विलाई बताओगे, है ना।
आगे देखो, एल्विलाई क्या होती है कि एक फेफड़ों में लगभग 1 लाख होती हैं, 1 लाख होती हैं। तो दोनों फेफड़ों में कितनी होंगी? 2 लाख होंगी। यही ना। फेफड़े का काम क्या होता है? जो लंग्स होता है, लंग्स का काम, फेफड़े का काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है कि O2 को इन करना और अदर गैस में स्पेशली आप CO2 ले लेना, CO2 को क्या करना? आउट करना। यही काम होता है। अब बोलोगे कूपिका का काम क्या होता है? तो कूपिका का जो काम होता है ब्लड प्योरिफिकेशन का काम होता है। क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण करना, रुधिर का शुद्धिकरण करना। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए, बोला है कि रक्त का शुद्धिकरण, है ना, रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो अब बताओगे कोपिका में होता है, एल्विलाई में होता है। कोपिका आप लिख लेना, कोपिका में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो क्या बताओगे आप लोग? कोपिका में होता है ना। आगे देखो कोपिका में कैसे होता है। कोपिका पूरे शरीर में कितनी होती हैं? लगभग 2 लाख होती हैं। कितनी होती हैं? 2 लाख। शरीर का मतलब दोनों फेफड़ों में होती हैं, लंग्स में। ये लंग्स में होती हैं। कोपिकाएं कहाँ होती हैं? लंग्स में होती हैं। हो गया। अब देखो हृदय के दाएं वाले भाग, हृदय का काम देखो क्या होता है। हृदय एज पंप का काम करता है, यानी रुधिर को पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो हृदय करता है, एज पंप का काम करता है। तो अब देखो इस एल्विलाई है, तो इसमें आपका जो ब्लड है वो कैसे आता है ना। तो एक धमनी है, एक आर्टरी है जिसका नाम है फुसफुसी धमनी या पल्मोनरी आर्टरी है। देखो शुद्ध रक्त का शुद्धिकरण क्या होता है? जिस रक्त में, याद रखो पहले, यदि रक्त में क्या है? CO2 की मात्रा क्या है? अधिक है। क्या है? CO2 की मात्रा अधिक है, तो यह कैसा रक्त कहा जाएगा? अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है। और जिसमें क्या होता है? O2 की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, वह कैसा रक्त होगा? वह शुद्ध रक्त होगा। शुद्ध, अब शुद्ध लिख लो, शुद्ध रक्त होगा। फिर से देख लो, जिस रक्त में CO2 की मात्रा अधिक होती है उसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त बोलते हैं। और जिस में क्या होती है? CO2 की मात्रा अधिक होती है, जिस रक्त में CO2 की मात्रा अधिक होती है उसको अशुद्ध बोलते हैं। जिसमें O2 की मात्रा अधिक होती है, O2 का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए। तो इसको हम शुद्ध रक्त बोलते हैं, यही तो बोलते हैं। चलिए तो आप देख लीजिए आगे क्या इसका काम होता है ना। ये काम कैसे करती है? जो एल्विलाई होती है, कोपिकाएं होती हैं, ये काम कैसे करती हैं? तो हृदय के दाएं वाले भाग से, हृदय के दाएं वाले भाग से अशुद्ध रक्त आता है। आप लिख लेना, हृदय के दाएं वाले भाग से अशुद्ध रक्त कौन लेकर के आएगा? फुसफुसी धमनी। मैंने क्या बोला? फुफ्फुसीय धमनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ये लेकर के आएगी, है ना। अशुद्ध रक्त मैंने क्या बोला कि जिसमें CO2 अधिक होगा तो ये क्या होगा? अशुद्ध होगा। और जिसमें O2 अधिक होगा, है ना, वो क्या होगा? शुद्ध होगा। यही तो मैंने बोला। तो अब क्या करना है? जो लेकर के रक्त आ रही है उसमें क्या CO2 की मात्रा अधिक है, तो हमें क्या करना है? CO2 को बाहर निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। मैं एक एल्विलाई के बारे में बता दूंगा और वैसे वैसे लगभग 200 एल्विलाई क्या करती हैं? वर्क करती हैं, वैसे कोशिकाएं काम करती हैं। तो चलिए ये देखिए एल्विलाई है, कोशिकाएं हैं। ये कोशिका है,
ये हमारा विंड पाइप है या ट्रैकिया जिसको बोल लो आप लोग, या तो आप ब्रोंकोल्स बोल लो, है ना। यहाँ से देखो ये क्या है, अशुद्ध रक्त आ रहा है ना, अशुद्ध रक्त है, यानी इसमें क्या है, CO2 की मात्रा इस ब्लड में क्या है, अधिक है। CO2 की मात्रा अधिक है और O2 की मात्रा क्या है इस ब्लड में, कम है, कम है। अब देखो ये श्वास नली है, श्वास नली है, श्वास नली है, तो श्वास नली है तो ये चीज बताओ, बाहर जब भी होगा तो क्या होगा, CO2 अधिक होगा, बाहर क्या है, CO2 अधिक होगा। यहाँ पर जो होगा CO2 की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और CO2 की O2 की मात्रा अधिक होगी और CO2 की मात्रा कम होगी, कम होगी। अब देखो यह रक्त कहाँ पहुँचा, कोशिका के अंदर पहुँचा। जब कोशिका के अंदर गया तो यहाँ पर क्या है, CO2 की मात्रा अधिक है ना, और क्या, O2 की मात्रा कम है। तो आप एक चीज़ याद रखो, जो हवाएं होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। हवाएं क्या करती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। या तो आप पूछेगा कि रक्त का शुद्धिकरण कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, तो आप क्या बताओगे, विसरण के द्वारा होती है, विसरण डिफ्यूजन के द्वारा होती है। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, तो डिफ्यूजन बताओगे या तो बताओगे विसरण के द्वारा होता है। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर क्या है, CO2 कम है, यहाँ पर CO2 कम है और यहाँ पर क्या है, CO2 अधिक है। तो हवाएं हमने क्या बोला कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो यहाँ पर निम्न दाब है, यहाँ पर क्या है, निम्न दाब है, और अंदर क्या है, हाई प्रेशर है, उच्च दाब। तो जो CO2 है ये क्या करेगा, ये यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अब क्या करेगा, जो O2 है, CO2 क्या करेगा, बाहर निकलेगा, तो जो O2 है वो क्या करेगा, इसका स्थान ग्रहण करने के लिए अंदर आ जाएगा। यानी ऐसे क्या होगा कि O2 की मात्रा क्या हो जाएगी, ब्लड में अधिक हो जाएगी, और ब्लड में जब अधिक हो गई तो क्या हो गया आपका, कि यह रक्त शुद्ध होगा। अब यहाँ पर जब आगे चलेगा तो यहाँ पर O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, अधिक है, और CO2 की मात्रा कम है, और यह क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त। और ऐसे ही काम होता है। तो आपको सिर्फ हमेशा यह चीज़ याद रखना है कि रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, कौन सी क्रिया के द्वारा, तो आप हमेशा बताओगे विसरण के द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। यहाँ तक हो गया। आगे चलो हम लोग डायफ्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। डायफ्राम, डायफ्राम आप कर लो। अब देखो ये क्या होता है कि दोनों फेफड़ों के मध्य होता है। यह क्या होता है, दोनों फेफड़ों के मध्य होता है, और यह पेशीय अंग होता है। क्या होता है, मैस्कुलर आर्गन होता है, यह पेशीय अंग होता है, पेशीय अंग होता है, मैस्कुलर आर्गन होता है। यह करता क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, यह काम देखो क्या होता है, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी और एबडोमिनल पार्ट, जिसको बोलते हैं एबडोमिनल पार्ट बोलते हैं, एबडोमिनल पार्ट, यानी चेस्ट गुहा का मतलब होता है छाती गुहा, छाती गुहा, और एबडोमिनल पार्ट का मतलब होता है उदर, या इसको पेट बोलते हैं। इसको क्या करता है, ये अलग करता है, ये अलग करता है। डायफ्राम का काम क्या होता है, यह चेस्ट पार्ट और एबडोमिनल पार्ट को अलग करता है ना। अब देखो यह श्वसन दर को भी संतुलन करता है, यह संतुलित करता है, यह श्वसन दर को संतुलित करता है। आप इसको याद रखना कि यदि पूछे श्वसन दर को संतुलित कौन करता है, तो क्या बताओगे, डायफ्राम बताओगे। इसका मुख्य काम क्या है, तो यह क्या करता है, छाती गुहा और
पेट गुहा को अलग करता है, छाती गुहा और पेट गुहा को अलग करता है। देखो यही है आपका डायफ्राम है। इसके ऊपर क्या है, चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, और नीचे क्या है, एब्डोमिनल पार्ट है, डोमिनल पार्ट यानी पेट गुहा या पेट वाला भाग लिख लो, पेट वाला भाग है। हो गया। अब देखो इसका काम तो हमने बता ही दिया कि क्या करता है, श्वसन दर को संतुलित करता है। आगे देखो श्वसन दर कितना होता है। श्वसन दर यदि पूछ दे कि श्वसन दर कितना होता है तो बता देना 12 से 14 बार प्रति मिनट होता है। श्वसन दर कितना होता है, 12 से 14 बार प्रति मिनट होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जो भी परीक्षा की दृष्टि से है आप वही पढ़ लो। यदि आपसे पूछ दे कि हम एक दिन में कितनी हवा ले सकते हैं और बाहर निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे, एक दिन में 11,000 लीटर जो हवा होती है उसको क्या करेंगे, अंदर ले भी सकते हैं और क्या करते हैं, बाहर निकाल भी सकते हैं। हो गया। अगर पूछ दे कि एक दिन में, हवा की बात उसमें सब, एक दिन में कितने लीटर हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो एक दिन में हम लोग 550 लीटर जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी किया करिए। देखिए जो भी था ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो भी परीक्षा की दृष्टि से था हमने उसको बता दिया है ना। यहाँ तक आप देख लीजिएगा, इसको ध्यान से दोहरा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।